गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इन लास्ट लेक्चर में हमने आई फेज डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अभी अपन क्या करने वाले हैं, एम फेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एम फेज में रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस कम हुए हैं, बिल्कुल कम हुए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि एम फेज से क्वेश्चन नहीं आएगा। और एम फेज देखो सबसे ईजी पड़ेगा समझने के लिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बट अगर तुम देखोगे ना, जब 2017 का 18 का या उससे पहले जब पेपर देखो तो एम पेज काफ़ी पूछा जाता था। ठीक है, और 2024 में भी से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं एम पेज। एम पेज एक्चुअल में डिवीजन फेज है। एम पेज में तुमको बताया जाता है दो फेज पाया जाता है, एक तो न्यूक्लियर का डिवीजन होता है और एक साइटोप्लाज्म का। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो डायग्राम है ना, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो देख रहे हो इसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, 4 फेज है। किस में? न्यूक्लियस के डिवीजन में। तो एम फेज जो होता है एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है या जो माइटोसिस होती है वो एम फेज में होती है। इसमें दूसरी बात, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट्स में होते हैं उतने ही प्रोजेनी में ही होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि जितने फादर में या जैसे ये एक पेरेंट सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, तो जब इससे 2 सेल बनेगी तो दोनों में ही 46 क्रोमोसोम होगी। अगर इसमें 2n है तो फिर इसमें भी 2n होगा, इसमें भी 2n होगा। एम फेज एक्चुअल में सेल डिवीजन इसी में होता है और इसमें 2 स्टेज होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस होता है पहला, दूसरा साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। अब ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन है कैरियोकाइनेसिस, वो एक फेज में नहीं होता। साइटोकाइनेसिस तो एक ही फेज में हो जाता है 2 मेथड से, बट कैरियोकाइनेसिस 4 फेज लगता है। कैरियोकाइनेसिस में पहला फेज प्रोफेज, याद कर लेना, दूसरा मेटा, तीसरा एना, चौथा टीलो। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसको जैसे ना मैं शुरुआत में लड़के भूल जाते हैं तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, PMAT। मतलब PMT पहले एग्जाम होता था, बीच में ये घुसा दो। ठीक, तो PMAT। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? तो प्रोफेज एक्चुअल में ये सेल साइकिल के माइटोसिस के एम फेज के कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज है। तो इट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इसके ये कब होता है? जब तुम्हारा एस फेज G2 फेज बीत जाता है। तो एस फेज G2 फेज एक्चुअल में आई फेज है। देखो पहले आई फेज आता है फिर एम फेज आता है, तो जब आई फेज खत्म होता है तभी तो एम फेज आएगा। एम फेज का पहला फेज प्रोफेज है, तो आई फेज का लास्ट फेज होता है G2 फेज, तो G2 फेज के बाद एम फेज आता है। प्रोफेज में क्या याद रखना है? ये 2-3 बातें बता रहा हूँ, बस इसको ध्यान में रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, प्रोफेज में देखो एनसीईआरटी ने 4 लाइनें इंपॉर्टेंट लिख रखी है, चारों इंपॉर्टेंट है, बट देखो ध्यान रखना। वो पहले देखो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस्ड। यहाँ पे देखो पहली चीज़ जो तुमको ध्यान रखनी है, फर्स्ट चीज़, इसमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। तो बोल सकता है क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कहाँ होता है या कब होता है? तो आंसर होगा प्रोफेज में। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन पहली चीज़ जो मिली। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच टुगेदर सेंट्रोमियर। यानी ये बता रहे हैं कि जब तुम क्रोमोसोम को देखोगे तो उसमें 2 क्रोमैटिड दिखेंगे जो एक दूसरे से सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। तो ये देखो ये ऐसी स्ट्रक्चर वो कह रहा है। ये एक क्रोमैटिड है, ठीक है, कलर डिफरेंट कर लेता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। देखो ये एक क्रोमैटिड है, ये पूरा, ये एक क्रोमैटिड है, ठीक, और ये दूसरी क्रोमैटिड है, कलर अलग कर देता हूँ। ये तुम्हारी दूसरी क्रोमैटिड है। तो यहाँ 2 क्रोमैटिड है और ये दोनों क्रोमैटिड कनेक्टेड हैं, दोनों क्रोमैटिड कनेक्टेड हैं, और जहाँ से ये कनेक्ट होते हैं उस बीच वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। समझ में आई बात? तो यही ये कह रहा है कि क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें 2 क्रोमैटिड होता है और दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? सेंट्रोमियर विच हैज अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। सेंट्रोसोम का जो देखो ये पीछे बोला था, यहाँ आ गया, इंपॉर्टेंट है, नोटिस करो। सेंट्रोमियर का रेप्लिकेशन हुआ था इंटरफेज में। इंटरफेज में भी ध्यान रखना, एस फेज में सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है इंटरफेज, एस फेज में साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, अब ये क्या करते हैं? बिगिन टू मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। भाई मैं बता रहा हूँ ये लाइन ना आ सकती है, एग्जैक्ट यही लाइन आ सकती है नीट में, तो इसको तुम ध्यान दो। सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होगा इंटरफेज के एस फेज में, बट मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जैसे ये एक सेल है, ये सेल में ये एक पोल है, ये एक पोल है, ये 2 से पोल वाली सेल है, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन के बाद ये अपोजिट पोल पे दोनों मूव कब करते हैं? प्रोफेज में करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलो, ई सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूबुल्स कॉल्ड एस्टर्स। इसमें से मतलब जब ये पोल पे पहुंच जाएंगे, जैसे हम पहुंच गए, तो इसमें से माइक्रोट्यूबुल्स निकलते हैं जिनको हम एस्टर्स बोलते हैं, ऐसे निकलते हैं। आगे दिखाऊंगा, फोटो इमेज में दिखाऊंगा। 2 एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक अपैरेटस। यार इसको तुम यहाँ पे देखो तभी समझोगे। मेटाफेज यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा एक सेंट्रोसोम है और इस सेंट्रोसोम से देख रहे हो ये बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स निकले हुए हैं। ये सारे को हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये बहुत सारे जो स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ये निकले कैसे हैं? रेडियली निकले हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है? ये रेडियली है। रेडियली का मतलब अगर इसको तुम सेंटर बनाओ तो इसके रेडियस पे बने हुए हैं, तो ये रेडियस से यहाँ से निकले हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये जो बन रहा है ना, देखो यहाँ पे ये भी स्पिंडल फाइबर है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? एस्टर बोलते हैं। और ये एक एस्टर और ये दूसरे वाले एस्टर, इन दोनों को अगर तुम मिला दे रहे हो, मतलब इसके भी एस्टर्स और इसके भी एस्टर दोनों को मिला दोगे तो इसे बोलेंगे माइटोटिक अपैरेटस। ठीक, तो अगर एक का ले रहे हो केवल तो एस्टर्स बोलना है, अगर दोनों एस्टर्स को जोड़ दो रहे हो तो ये हो गया हमारा माइटोटिक अपैरेटस।
दो इंपॉर्टेंट फैक्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोफेज के अंत में ना जब तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम्हें ना तो गाल्जी बॉडी दिखेगी, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना न्यूक्लियस दिखेगा, ना न्यूक्लियर एनवलप दिखेगा। अब यहाँ पे खास बात क्या ध्यान रखना है, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस स्टेज में डिसअपियर हो जाती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है प्रोफेज में। तो प्रोफेज में तुमको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, चेक, सही बात। दूसरी बात, जो सेंट्रोसोम जिसका रेप्लिकेशन हुआ था एस फेज में वो अपोजिट पोल पे जाते हैं प्रोफेज में। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, एंड ऑफ प्रोफेज पे जो तुम्हारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेली डिसअपियर होती है प्रोफेज में। जैसे देखो ये अर्ली प्रोफेज है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को दिख रही है। लेट प्रोफेज में देखो बीच बीच में काफ़ी हद तक गायब हो चुके हैं, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा कि ये बताओ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कब होती है, आंसर होगा लेट प्रोफेज। किस में, माइटोसिस में। माइटोसिस बढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है मेटाफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। देखो जब तक न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो प्रोफेज है। और जैसे ही कंप्लीटली खत्म हो चुका होता है उसको हम बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज, ठीक। तो प्रोफेज में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा था, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रहे थे। तो मेटाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपियर हो चुके होंगे और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये याद करना है? नहीं, याद क्या करना है, याद ये करना है, जब तुम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स देखते हो, जब तुम्हारे बुक में दिखाते हैं वो ऐसे दिखाते हैं। तो ये जो स्टडी होती है ना, नॉर्मल सेल में देखोगे तो ये नहीं दिखेगा। सेल साइकिल में, सेल में वाले चैप्टर में बताया था, नॉर्मल सेल में ये नहीं दिखता है। नॉर्मल सेल में तुमको ऐसे क्रोमेटिन फाइबर्स दिखते हैं। तो ये सेल की ये क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी दिखती कब है, मेटाफेज में। पहली चीज़ जो तुमको ध्यान रखना है कि अगर तुमको वो मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की अगर मार्फोलॉजी को स्टडी करना है तो तुम किस फेज में स्टडी करोगे, मेटाफेज में। मेटाफेज में, ठीक। दूसरी चीज़ ये देखो, एक वर्ड है काइनेटोकोर। ये क्रोमोसोम वाले लेक्चर में एक बार पीछे भी आ चुका है, बट यहाँ भी बता रहा हूँ। क्रोमोसोम होता है साइड ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। समझे, नहीं समझे, समझाते हैं। ये देख, ये यहाँ पे ये जो था ये क्या था, सेंट्रोसोम था। क्या था, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल यहाँ पे है। इससे एस्टर निकला, ये स्पिंडल फाइबर निकला, ये जाके क्रोमोसोम से जुड़ा। इधर से भी एक निकला, ये जाके क्रोमोसोम से जुड़ा। तो ये क्रोमोसोम अगर देखोगे ना तो क्रोमोसोम पे तुमको ऐसे ना दो दबे दबे स्थान दिखते हैं, मतलब दो दबे दबे प्लेस दिखते हैं। इनको, इस प्लेस को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। यही एक्चुअल में क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर का देखो सेंट्रोमियर अलग है। ये दोनों क्रोमेटिड के बीच में, यहाँ देखो, यहाँ पे एक कलर चेंज करने दो, दोनों के बीच में यहाँ पे पाया जाता है सेंट्रोसोम और दोनों के ऊपर पाया जाता है काइनेटोकोर, ठीक है। तो काइनेटोकोर का फंक्शन क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट। तो तुमसे डायरेक्ट पूछ लेगा स्पिंडल फाइबर किससे जुड़े होते हैं क्रोमोसोम में, तो काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। और दूसरे साइड किससे जुड़ते हैं, सेंट्रियोल से जुड़ते हैं, ठीक। अच्छा, मेटाफेज की खास बात बताएं तो इसमें देखो एट इक्वेटर पे अगर देखोगे तो इक्वेटर पे क्रोमोसोम कमिंग टू इक्वेटर, वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल and its sister connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. The plane of alignment of chromosome at metaphase is referred as metaphase plate. इस सब में देखो क्या कह रहा है कि मेटाफेज की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि क्रोमोसोम इक्वेटर पे आएगा, ठीक। वन क्रोमेटिड ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर। तो एक क्रोमोसोम में देखोगे तो दो काइनेटोकोर होते हैं, हर एक क्रोमेटिड पे एक होता है। तो एक क्या करेगा, एक स्पिंडल फाइबर से वन पोल से जुड़ जाएगा और जो उसका सिस्टर क्रोमेटिड होगा दूसरा वाला जो होगा वो दूसरे काइनेटोकोर से दूसरे स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएगा जो कि अपोजिट पोल में होगा। और ये जिस प्लेन पे होता है मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। चलो ये देखो, ये एक प्लेन बना रहे हैं, इस प्लेन को बोलेंगे हम लोग मेटाफेज प्लेट। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखो ये यहाँ पे तुम्हारा क्रोमोसोम है, तो ये वाला जो क्रोमेटिड है इस वाले क्रोमेटिड का सिस्टर क्रोमेटिड होता है। अगर लेक्चर नहीं देखे हो क्रोमोसोम का, जाके देख लो एक बार, ठीक। यहाँ पे ये क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड होगा। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होगा, यहाँ पे काइनेटोकोर है, यहाँ पे भी काइनेटोकोर है। इस काइनेटोकोर से एक वाला जुड़ेगा, दूसरे काइनेटोकोर से ये वाला जुड़ेगा। यही होता है मेनली मेटाफेज में। तो मेटाफेज के दो की फीचर ध्यान रखना, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, पहली चीज़ जो ध्यान रखना है। और दूसरी, क्रोमोसोम मूव करता है स्पिंडल इक्वेटर के और अलाइन हो जाता है मेटाफेज प्लेट पे थ्रू स्पिंडल फाइबर इनवर्ट प्लेट, यानी एक प्लेट पे ये सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फेज, एनाफेज। एनाफेज में देखो ये सारे एनसीईआरटी की बातें हैं, देखो अपन एनसीईआरटी टोटली चलना है, ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, एनाफेज में जब आओगे ना तो हर एक क्रोमोसोम अरेंज इन मेटाफेज प्लेट। देखो पहले से ही ये मेटाफेज में तुम देखे थे, मेटाफेज में क्रोमोसोम यहाँ पे थे। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो क्रोमोसोम है ना, ये यहाँ सेंट्रोमियर से ये टूट जाएगा दो भाग में, सेंट्रोमियर से दो भाग में टूट जाएगा। ध्यान देने वाली बात। तो टूटता किसमें, तो डायरेक्ट पूछ लेगा ना कि ये बताओ कि जो स्प्लिट होता है, कौन स्प्लिट करता है क्रोमोसोम, वो किस फेज में स्प्लिट करता है, एनाफेज। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए एनाफेज के बारे में। एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट होकर एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड में जाता है और या दो क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक। तो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन यानी दो कब हो रहे हैं, एनाफेज में हो रहे हैं। अच्छा, ईच क्रोमोसोम अरेंज इन मेटाफेज स्प्लिट करते हैं साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक दूसरी टूटती जाएगी और ये बनाते हैं दो डॉटर क्रोमेटिड। अब ये जो डॉटर क्रोमोसोम होता है ना, ये चले जाते हैं फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई में और ये देखो ये माइग्रेशन होगा। ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे टूटा, अब ये माइग्रेट कर जाएगा अपोजिट पोल की तरफ, एक उधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा। बिगिन देयर माइग्रेशन, इनका माइग्रेशन का मतलब एक जगह दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल। ये दोनों क्रोमेटिड दोनों अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, हैंस द लीजिंग इट विद द आर्म ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। इसके कहने का मतलब क्या है बताते हैं। ये जैसे ये एक क्रोमोसोम था,
ठीक, ये स्प्लिट कर गया। अब देखो, अब यहाँ पे होगा क्या, ये सेंट्रोमियर है, ये ऊपर की तरफ जाएगा जो ऐसा वाला रहेगा, और एक जो दूसरा वाला ऐसे रहेगा वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये क्या था, पोल था, ये ऊपर वाला पोल था, ये नीचे वाला पोल था। तो हमेशा ये जो सेंट्रोमियर है ना, जो दो भाग में बटा है, सेंट्रोमियर हमेशा पोल की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। ये यही कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारा सेंट्रोमियर है ना वो पोल की ओर डायरेक्टेड रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे इसीलिए इसको लीडिंग बोलेंगे क्योंकि ये आगे चल रहा है। अब यहाँ पे ये जो ये आर्म है, ये एक इसका पी आर्म है, ये इसका क्यू आर्म है। ठीक है, जनरली तुम्हें पता ही होगा पी क्यू में कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक, ये यहाँ पे पी आर्म है, ये यहाँ पे क्यू आर्म है। तो यहाँ पे अगर पी आर्म क्यू आर्म है तो जब ये पी आर्म क्यू आर्म क्या होगा, पीछे होगा। सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछे से ले जाना, घसीटते हुए ले जाना, तो ये पीछे होता है। एनाफेज स्टेज की दो अच्छी बातें याद रखना। एनाफेज स्टेज में सिर्फ दो बातें याद रखोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, सिर्फ दो बात। पहली बात क्या, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट पहले से ही जोड़ दे रहा हूँ, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे और क्रोमेटिड मूव करेंगे टुवर्ड्स अपोजिट प्लेट। यानी एनाफेज में सिर्फ दो बातें याद करनी है, क्या याद करनी है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा और दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर गए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो ये है इसका सेंट्रोमियर जो आगे की तरफ है, ये इसके आर्म्स हैं जो पीछे से ट्रेल कर रहे हैं। ठीक, ये दोनों आगे अपोजिट पोल पे, ये हो गया एनाफेज। एनाफेज की ये पिक्चर है, एनाफेज का इमेज है। अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन है तो अलर्ट रहना। टीलोफेज, टीलोफेज क्या है, फाइनल स्टेज। टीलोफेज फाइनल स्टेज है किसका, कैरियोकाइनेसिस का। भाई न्यूक्लियर डिवीजन का फाइनल स्टेज कोई पूछेगा तो क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन का फाइनल स्टेज क्या होता है, फोर्थ है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, अगर तुम चाहो तो सिर्फ ये तीन बातें याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बट अपन एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे, इसलिए हम एनसीईआरटी की जो दूसरी लाइन है वो भी बता रहे हैं। क्रोमोसोम दैट हैज रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम यहाँ पे देखो ये पोल पे पहुँच चुका है, यही बोल रहा है। क्रोमोसोम जब पोल पे पहुँच जाएगा तो लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और इनमें होगा डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन का मतलब है कि अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस कर देंगे। अब तुमको इंडिविजुअली कोई भी क्रोमोसोम लंबे समय तक नहीं दिखेगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल के साथ कलेक्ट होंगे और ये दोनों क्या बना देंगे, क्रोमेटिन फाइबर। ये देखो यहाँ पे तुमको देख रहा है अलग अलग क्रोमोसोम दिख रहे हैं, अब इनका डीकंडेंसेशन हो जाएगा और ये तुमको फिर वैसे ही ऐसे क्रोमेटिन फाइबर से नहीं दिखेंगे। इसकी की इवेंट्स ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम क्लस्टर, क्रोमोसोम यहाँ पे क्लस्टर कर जाता है, क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डिस्क्रीट लिमिट। इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम का क्लस्टर बन जाएगा, क्रोमोसोम अलग अलग इंडिविजुअली नहीं दिखेंगे, वो क्रोमेटिन फाइबर बना लेंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप्ड डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा जिससे दो डॉटर न्यूक्लियर बनेंगे। देखो दो जगह ये क्रोमोसोम गया था, एक ये जगह थी और एक ये जगह, इसके चारों तरफ ये देख रहे हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो अब देख रहे हो दो डॉटर न्यूक्लियर बन गई, एक ऊपर है एक नीचे, टू डॉटर न्यूक्लियर बने। ठीक, न्यूक्लियोलस गाल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी प्रोफेज। क्यों एंटी प्रोफेज, क्योंकि देख प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हुई। तो तुमसे पूछेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब रीअपियर होती है, तो डायरेक्ट आंसर देना टीलोफेज। पूछेगा न्यूक्लियोलस गाल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस फेज में डिसअपियर होता है, प्रोफेज। किस फेज में रीअपियर होता है, टीलोफेज। ओके चलो भाई आगे चलता है। ये तुम्हारे पास टीलोफेज का एक इमेज है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। अपन इसके बाद क्विक रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, साइटोकाइनेसिस देखो एनिमल सेल में ध्यान रखना, एनिमल सेल में होता है, देखो यहाँ पे देखो अपीयरेंस ऑफ फोरो। फोरो जानते हो, अरे जैसे मान लो ये तुम्हारा कपड़ा है, यहाँ कपड़ा साइड पैंट कुछ भी हो, यहाँ पे किसी ने कट कर दिया, छोटा सा कट कर दिया और फिर इसको इधर खींच दिया, इसको इधर खींच दिया। तो जब ये कट कर रहा है ना तो इसको हम लोग फोरो बोलते हैं, सेल फोरो। ठीक, अब खींचोगे तो ये तो कपड़ा फटे जाएगा। तो सेल अपीयरेंस ऑफ फोरो, इसमें एक फोरो बनेगा, मतलब यहाँ पे देखो ये एक इसका जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें थोड़ा सा एक कट लगेगा। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द फोरो ग्रेजुअली डीपन इनटू अल्टीमेटली जॉइन द सेंटर डिवाइडिंग साइटोप्लाज्म इनटू टू। तो एक फोरो इधर से लगेगा, एक फोरो इधर से लगेगा, दोनों ऐसे, दोनों मतलब धीरे धीरे डीप होते जाएंगे और ऐसे ऐसे करके ये अलग हो जाएंगे। जैसे समझ लो सीधा कपड़ा ही समझ लो, एक तरफ से कट दिया, तरफ से कट दिया, खींच दिया, अलग हो जाते हैं। तो अगर पूछे कि एनिमल सेल में कैसे होता है तो उसको बताना कि एनिमल सेल में सेल फोरो बनता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद अगर प्लांट सेल में देखना तो उसमें प्लांट सेल में सेल वाल बनना होता है, तो इसमें सेंटर से बनता है और ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वार्ड। तो ये जो सेल है इसके ये डिवाइड करना, तो इसके सेल के ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे बनेगा सेल प्लेट, यहाँ पे क्या बनेगा, सेल प्लेट बनेगा। सॉरी, ये देखो ये सेल है, यहाँ पे एक सेल प्लेट बनेगा, फिर इधर एक और सेल प्लेट, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, ऐसे ये बढ़ते 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 ये डिवाइड कर देते हैं। तो तुमसे पूछेगा प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, तो उसमें बताना सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वॉल बिगन फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड इज सेल प्लेट। सेल प्लेट बनेगा, सेल प्लेट एक्चुअल में मिडिल लेमिला होता है, ये ध्यान रखना, सेल प्लेट एक्चुअल में मिडिल लेमिला होता है बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। तो इसमें देखो प्लांट में सेंटर टू पेरिफेरी जा रहा है और एनिमल में पेरिफेरी टू सेंटर, ये ध्यान रखना। ऑल द टाइम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल। दोनों डॉटर सेल के बीच माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। कब, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तब। इन सम ऑर्गेनिज्म, अच्छा किसी ऑर्गेनिज्म में सोचो कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस ना हो, क्या होगा, तो कैरियोकाइनेसिस होगा तो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, एक न्यूक्लियस से यहाँ पे मान लो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, तो एक्चुअल में एक सेल के भीतर कितने न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस हो गए। फिर अगर फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड कर रहा है, तो उससे चार हो जाएंगे। तो अगर कैरियोकाइनेसिस हो, न्यूक्लियस डिवाइड करे लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ना करे, तो इसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है, जिसको हम बोलते हैं
सिनसाइटियम। तो तुमसे पूछेगा सिनसाइटियम क्या होता है, तो उसको बताना सिनसाइटियम ऐसी कंडीशन है जिसमें कैरियोकाइनेसिस होती है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होती। इसका एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म जो कि पाया जाता है कोकोनट में, जो कि पाया जाता है कोकोनट में। तो चलो एक दो पीवाईक्यू कर लें या अपन रिवाइज कर लें, पीवाईक्यू कर लेते हैं, इतना अच्छे से तो पढ़ाया है, क्या है रिवीजन की जरूरत है। जिनको रिवीजन करना होगा दोबारा लेक्चर चालू करना कर लेना, ठीक। आओ सबसे पहले नीट 2023 से शुरू करते हैं। देखो मैं तुम लोगों को लगभग 4 ईयर का क्वेश्चन करा देता हूँ, 23 से 20 तक का, ठीक है। उसके पहले का कर लिया करो, रिसेंट ईयर का मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। ये तो आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माइटोसिस के क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में कौन सी इवेंट नहीं होती है, तो आप देखो कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड का कंडेंसेशन। तो ये बताओ कंडेंसेशन होता है या नहीं होता क्रोमेटिड का, ठीक। ये तो यहाँ पे तुम देख सकते हो टीलोफेज में, टीलोफेज में क्या होता है क्रोमेटिड, अरे क्रोमेटिड का कंडेंसेशन हो रहा था, वो अलग अलग नहीं रह पा रहे थे। एनाफेज में क्या होता है सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट करता है, दोनों एक दूसरे क्रोमेटिड पे जाते हैं। टीलोफेज में कंडेंसेशन होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होती है कब, मेटाफेज में अटैच होते हैं यार, मेटाफेज भी माइटोसिस का पार्ट ही है। तो ये भी होता है, ये भी होता है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड अपोजिट पोल, ये तो मैं तुमको बोला हूँ कि इसको भूलना ही मत, प्रोफेज में होता है, प्रोफेज में मूवमेंट होता है सेंट्रियोल का टू अपोजिट पोल में, ये भी माइटोसिस का पार्ट है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसा कुछ हमने पढ़ा, तो आंसर है नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्चुअल में मियोसिस में होता है, जिसको हम जब मियोसिस पढ़ेंगे तो उस समय इस चीज़ को हम कवर करेंगे, ठीक। अच्छा ये नीट 2022 का क्वेश्चन था। अब एक 2022 में एक और क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, रेफरेंस टू माइटोसिस, इनकरेक्ट देखना, ध्यान देना। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कब होती है, एनाफेज में, सही बात है, सही बात है, एनाफेज में होती है, एनाफेज में ही स्प्लिट करता है, एनाफेज में ही अपोजिट पोल में जाता है। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज, ये बात भी सही है, इक्वेटर पे मेटाफेज में आते हैं, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पे ध्यान दे, सेंट्रोमियर बोला, कहाँ अटैच होता है भाई, यहाँ लिख, काइनेटोकोर पे अटैच होता है, सेंट्रोमियर पे अटैच नहीं होता। स्पिंडल फाइबर मैं वहाँ भी बोला हूँ, यहाँ भी बोला हूँ, इंपॉर्टेंट है, काइनेटोकोर पे अटैच होता है, तो ये बात गलत है, जो कि सही है। क्रोमोसोम डिकंडेंस एट टीलोफेज, ये बात भी सही है, ये डायरेक्ट बोला गया। तो देखो तुम ना इसको ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा मतलब वैसे मत करना, प्रोफेज के मतलब 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है तुमको, मेटाफेज में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, एनाफेज में 3 ध्यान रखना, टीलोफेज में 2 से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, जो मैं बताया हूँ, तो वही 2-3 चीज़ें बस याद रखो, तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं कोई है क्या।